चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम पढ़ना। देखो देखो बेटा, अब हमने जो मैंने कल तक जो चैप्टर पढ़ाया बेटा, हमने एक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी मैंने कल पढ़ाया और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से जो फोर्स कैलकुलेट करना होता है वो भी मैंने तुम्हें समझाया। ठीक है, तो आज मैंने जैसा कि तुम्हें बताया था कि आज हम न्यूमेरिकल सेक्शन करेंगे। यहां पर सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज ये पता होना चाहिए कि आपके किस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले आपने पढ़े हैं, कौन से ऐसे टॉपिक पढ़े हैं जिनका कोई फॉर्मूला बनता है और उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को चैप्टर वाइज इस बात की नॉलेज होगी कि मैंने ये फॉर्मूला उस चैप्टर में वहां पर पढ़ा था और उस फॉर्मूले के बेस पर ये न्यूमेरिकल बन सकता है, तो ऑटोमेटिकली बेटा चाहे नीट हो, चाहे आईआईटी हो, चाहे कोई भी पेपर हो, वो उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है तुम्हें कि कौन सा फॉर्मूला कहां पर पढ़ा था और क्या फॉर्मूला है, किन बेसिस पर वो फॉर्मूला बना है। तो हमारा जो आज का सेक्शन है बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे हम आज। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में जाने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मैं किन किन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करूंगा। देखिए, सबसे पहले जब हमने चार्ज पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक चार्ज में हमारे पास एक प्रॉपर्टी आई थी जिसका नाम था एडिटिव नेचर। एडिटिव नेचर, ठीक है। इस एडिटिव नेचर से हम किसी भी बॉडी पर टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कोई चार्ज मिल गया, कोई चार्ज उससे चला गया, तो आफ्टर all these observations I can calculate the charge remaining at that body। ठीक है, तो एडिटिव नेचर में हमने क्या किया था कि जो चार्ज था टोटल, वो डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस का सम आएगा। ये एडिटिव नेचर है बेटा। ठीक है, क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए स्केलर्स की तरह ही इसे जोड़ना है। अब सिर्फ क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला तो प्लस का ही लगेगा, लेकिन तुम्हें याद रखना है अगर चार्ज नेगेटिव है तो वहां पे माइनस यूज करना है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो वहां पर प्लस ही यूज करना है। ठीक है, जर्नल फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, अब तुम्हें देखना है कि चार्ज नेगेटिव आया या पॉजिटिव आया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर पहले न्यूमेरिकल होंगे। दूसरी जो प्रॉपर्टी थी हमारी वो थी क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में हम किसी बॉडी पर फिर से टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, टोटल चार्ज, लेकिन अब की बार जो टोटल चार्ज कैलकुलेट किया जाएगा वो इस आधार पर नहीं होगा, वो होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पर। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के आधार पर होगा। तो उसका फॉर्मूला होगा प्लस माइनस एन ई। ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, और ई का मान तुम्हें याद रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये दूसरा फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूले में दो न्यूमेरिकल बनते हैं। पहला न्यूमेरिकल बनता है चार्ज निकालो और दूसरा न्यूमेरिकल बनता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो, चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो दो प्रकार के न्यूमेरिकल यहां पे पूछे जाते हैं कि चार्ज कितना बनेगा या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे जो किसी चार्ज को बनाते हैं। ठीक है, तो दूसरा ये था। और तीसरा हमारा रहेगा जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ पर हम न्यूमेरिकल करेंगे
कूलम्ब्स लॉ में न्यूमेरिकल क्या होता है बेटा? कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म पता होनी चाहिए। फोर्स निकालते हैं हम। कौन सा फोर्स होता है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है किसका? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। केवल दो ही चार्जेस के बीच में फोर्स निकालने का ये फॉर्मूला है। यदि मुझे दो से ज्यादा चार्जेस के बीच में फोर्स लगा निकालना है तो मैं सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगाकर फॉर्मूला बनाऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा। ये तो है बेटा मेथड मैग्नीट्यूड निकालने का। यहां पर तुम्हें इसका मान पता होना चाहिए। इसका जो मान होता है वो कितना लेना है? 9 × 10⁻⁹। ठीक है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट रहेंगी। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी वैल्यू लेनी पड़ जाए एप्सिलॉन नॉट की, मैं वैल्यूज भी बता रहा हूं, तो क्या आएगी बेटा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये रिजल्ट आएगा। तो ये मैं न्यूमेरिकल वैल्यू बता के चल रहा हूं ताकि तुम्हें सॉल्व करने में आसानी रहे। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, डायरेक्शन के लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो ट्रायंगल लॉ भी लगा देंगे। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद जो फोर्थ हमारी टाइप रहेगी वो रहेगी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम किसी भी टेस्ट चार्ज पर अन्य चार्जेस की वजह से फोर्स निकाल सकते हैं। कैलकुलेट द टोटल फोर्स दैट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सवाल रहेगा बेटा। और लास्ट जो सवाल रहेगा, जो लास्ट टॉपिक किया था, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो लास्ट जो हमारा टाइप रहेगा न्यूमेरिकल का वो रहेगा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड। इसमें तुम्हें क्या देखना बेटा? इस सवाल में तीन भाग हो जाते हैं, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तुम्हें यह देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर है या नहीं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तुम्हें यह देखना है कि वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। और तुम्हें यह देखना है कि वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में वन डायमेंशनल, तुम्हारे सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो इतना हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आता, लेकिन आईआईटी में, जेई में इस प्रकार का वन डायमेंशनल में एक इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि हमारा लाइन इंटीग्रेशन बोला जाएगा। वन डायमेंशन वाला जो इंटीग्रेशन होता है उसको लाइन इंटीग्रेशन बोला जाता है। फिर टू डायमेंशन वाला जो इंटीग्रेशन होता है उसको सरफेस इंटीग्रेशन बोला जाता है नाम से ही। और ये जो थ्री डायमेंशनल वाला इंटीग्रेशन होता है जिसमें 3 बार 3 अलग अलग वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करना होता है, वो होता है तुम्हारा वॉल्यूम इंटीग्रेशन, वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन। तो बेटा अगर तुम्हारे एचबीएससी के सिलेबस की बात करें तो ये न्यूमेरिकल नहीं आता है, पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रहना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस प्रकार से न्यूमेरिकल। तो अब तक जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, मैंने सबसे पहले क्या काम किया बेटा? तुम्हें यह समझाने का काम किया है कि न्यूमेरिकल्स कौन कौन से टॉपिक्स पर आएंगे। ठीक है, अब तुम्हें इन न्यूमेरिकल्स को करना है। मैं तुम्हें क्या करवाऊंगा? मैं तुम्हें एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं इस ऐप पर तुम्हें क्या भेज दूंगा बेटा? एक असाइनमेंट भेजूंगा। उस असाइनमेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करके तुम्हें सबमिट करना है, यानी कि दोबारा से असाइनमेंट को अपलोड करना है। ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो मैंने अभी तक तुम्हें बताया है वो समझ में आ गया। ज्ञानवेंद्र समझ में आया बेटा क्या करने जा रहे हैं हम? समझ में आया बेटा? अब न्यूमेरिकल करना शुरू करें। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूले ये सारा का सारा तुम्हें समझ में आना चाहिए कि किस टॉपिक पर क्या करने जा रहे हैं हम।
तो अब हम फॉर्मूले करना शुरू करते हैं बेटा। देखिए बेटा, पहला जो था एडिटिव प्रॉपर्टी, एक एक न्यूमेरिकल सबका करवाऊंगा मैं। पहला जो टाइप था एडिटिव प्रॉपर्टी का, एडिटिव प्रॉपर्टी के अनुसार कैसा न्यूमेरिकल आएगा, ये आएगा कि भाई एक बॉडी है, मान लिया एक बॉडी है ए, ठीक है, उस ए बॉडी से 5 कूलाम चार्ज रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ए बॉडी विच इज न्यूट्रल, ठीक है, हैज गिवन 5 कूलाम चार्ज, ठीक है, उससे या रिमूव्ड 5 कूलाम चार्ज फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए बॉडी एंड 2 कूलाम चार्ज इज एडिड टू द बॉडी सरफेस। इतना सा न्यूमेरिकल आएगा, बिल्कुल आसान सा बेटा, क्योंकि सिंपल प्रॉपर्टी लगती है कि मान लिया एक बॉडी ए है जो न्यूट्रल है और उससे 5 कूलाम चार्ज रिमूव कर दिया गया है, निकाल लिया गया है, और उसकी सरफेस को 2 कूलाम चार्ज दे दिया गया है। व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज ऑन द बॉडी आफ्टर ऑल दिस फिनोमिना, इस पूरी घटना के बाद क्या चार्ज होगा इस बॉडी पर। तो तुम क्या लिखोगे, चार्ज ऑन बॉडी ए बॉडी पर जो चार्ज है वो क्या होगा, चार्ज रिमूव्ड प्लस चार्ज टेकन या एडिड, ठीक है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब तुम्हें क्या याद रखना है, जो चार्ज ऐड किया जाए, क्योंकि मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला है, एक विशेष बात का क्या ध्यान रखना है, अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए हैं, फिर तुम्हें सोचना पड़ेगा, क्या सोचना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉडी पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। और यदि क्या कर दिया जाए बेटा, इलेक्ट्रॉन दे दिए जाए तो बॉडी पर माइनस चार्ज आता है। तो यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स बोलूंगा तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इस पर +5 ई चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब -2 ई आ गया। लेकिन यहां पर क्या करना है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स नहीं बोला है, तो रिमूव का मतलब होता है माइनस और एडिड का मतलब होता है प्लस। तुम्हें यह बात समझनी है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना बेटा, इस न्यूमेरिकल में प्लस कहां लेना, माइनस कहां लेना। मैंने तुम्हें क्या बताया था, फॉर्मूला में प्लस आएगा, लेकिन रिमूव्ड का मतलब क्या होता है, माइनस। तो चार्ज रिमूव्ड मतलब -5 कूलाम प्लस चार्ज एडिड प्लस का 2 कूलाम, आंसर आ गया -3 कूलाम चार्ज। तो इस बॉडी पर कितना चार्ज रह गया, इस बॉडी पर माइनस का 3 कूलाम चार्ज रह गया। ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया, बताओ बेटा। अमन, रितु, आ गया बेटा समझ में, आया ना, बिल्कुल। बस तुम्हें क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स और चार्ज में अंतर समझना है। अगर वो ये कहे कि इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया गया है तब थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा। फिर तुम यहाँ पे, फिर वो ऐसे बोलेगा 5 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, तो उसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने का मतलब +5 ई, जो बॉडी रिमूव करती है उस पर प्लस आ जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन एडिड -2 ई, फिर यही निशान अगर इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज की बजाय इलेक्ट्रॉन्स लिख दे, देखो बेटा कितना अंतर आ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स लिख दे तो यहां पर इसको प्लस लेना है, पॉजिटिव लेना है, और इसको नेगेटिव लेना है। ये बेसिक डिफरेंस है जो बच्चे गलती कर देते हैं। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि ये गलती नहीं करनी है, ठीक है बेटा, तो इसका ध्यान रखना। तो एडिटिव प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी, इस न्यूमेरिकल से तुम्हें समझ में आ गई बेटा। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, ठीक है। मैं इसीलिए एक एक न्यूमेरिकल से ही सारी बातें एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं बेटा, क्योंकि मैं तुम्हें इतने सारे न्यूमेरिकल नहीं करवा सकता, वो तुम्हारी प्रैक्टिस करेगी। जो तुम्हें नहीं आए वो मेरे पास भेज देना, वो मैं सॉल्व करके बताऊंगा तुम्हें।
लेकिन तुम्हें उस फॉर्मूले की बेसिक्स पता होनी चाहिए, उसमें क्या यूज करना है, कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, इन बातों का पता होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है तुम्हारा, दूसरी प्रॉपर्टी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में मैंने क्या बताया कि जो चार्ज होता है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। किसकी फॉर्म में? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में। और ई का मान 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम आएगा। अब दूसरी बात, ये जो मैंने अभी अभी बताई थी वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अगर मान लिया एक बॉडी है ए बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, ठीक है, तो उस बॉडी पर प्लस चार्ज आ जाएगा। कितना चार्ज आ जाएगा? प्लस, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर किसी बॉडी ने इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो उस बॉडी पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सबसे पहले तो ये याद रखना है तुम्हें, सबसे पहली बात यही याद रखनी है बेटा। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल क्या आएगा? न्यूमेरिकल की टाइप देखो, पहली टाइप आएगी हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म दैट चार्ज। दैट चार्ज का मतलब, इस दैट का मतलब कुछ भी हो सकता है। मान लिया मैंने दे दिया 3 कूलम, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बन गई हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म 3 कूलम चार्ज, कि कितने इलेक्ट्रॉन मिलके 3 कूलम चार्ज बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? पहली टाइप ये आएगी। अगर हम इसी टाइप में इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो क्या आएगा बेटा? यहां पर देखो, तुमसे पूछा क्या गया है, तुम्हें यह समझना है कि हमारे पास ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में इसने पूछा है हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब नंबर पूछा है, और दिया क्या है बेटा? दैट चार्ज। दैट चार्ज का मतलब ये चार्ज दिया है। तो इस फॉर्मूले में क्या क्लियर हुआ? इस फॉर्मूले में क्लियर हुआ कि एन तो हमें बताना है और क्यू गिवन है। यदि क्यू गिवन हो और एन बताना हो तो फॉर्मूला ये वाला क्या बन जाएगा? एन बराबर है क्यू बाई ई। ये फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो क्यू बाई ई 3 कूलम बटे ई का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कट गया, क्या आ गया बेटा? 30/16 गुना 10⁻19, 16 दूनी 32, तकरीबन तकरीबन कितना आएगा? 2। वैसे 16 एकम 16 चलेगा, तो मैंने अप्रोक्सीमेट आंसर लिख दिया, 1.9 आएगा। 1.9 को 2 लिख सकता हूं मैं, तो 2 गुणा में 10 की शक्ति 19 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ेगी। क्या करने के लिए? बॉडी को 3 कूलम चार्ज देने के लिए। क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया? आया बेटा समझ में? ये बिल्कुल बेसिक तरीका है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, इतना दिमाग में सेट करो, फॉर्मूला मॉडिफाई होके ये बन जाएगा। एक टाइप समझ में आ गई। दूसरी टाइप देखो, दूसरी टाइप में क्या करना होता है? अब हमने नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल दे देगा, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब देखो, यही स्टेटमेंट दूसरी कैसे लिखूंगा मैं दोबारा से? what will be the charge on a body with 3 into 10⁻⁹ कूलम, सॉरी 19 इलेक्ट्रॉन्स। देखो ध्यान से, क्या कहा अब मैंने कि what will be the charge, मैंने पूछा क्या है? चार्ज पूछा है ऑन ए बॉडी विद इतने इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें क्या दे दिया मैंने? एन की वैल्यू गिवन है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतने, और क्या क्या निकालना बेटा? चार्ज निकालना है। सबसे पहले ये क्लैरिफाई करो क्या गिवन है, क्या निकालना है, तो यहां से ये समझ में आ गया हमें। तो इस फार्मूले का अब इसके अनुसार, इस सिचुएशन के अनुसार ये फॉर्मूला लिखा जाएगा, क्यू इज इक्वल टू, क्या है इसके पास? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव,
तो आंसर आएगा माइनस का माइनस एन ई, माइनस एन ई, माइनस एन का मान 3 इंटू 10⁻19 इंटू ई का मान कितना आएगा बेटा, ई का मान पता है तुम्हें 1.6 इंटू 10⁻19 कुलाम। 19 से 19 कैंसिल, माइनस 16×3 = 48 4.8 कुलाम। इसका मतलब इस बॉडी पर, इस बॉडी पर यदि इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो चार्ज कितना होगा 4.8 कुलाम, और माइनस का होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस का चार्ज होता है। क्या तुम्हें यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया? बिल्कुल क्लियर हो गया? ठीक है, अब मैं एक न्यूमेरिकल और जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में आया हुआ है, मैं उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। देखो बेटा, एक एक स्टेटमेंट है हमारी, इफ ए बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, यदि कोई वस्तु प्रत्येक सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन देती है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑफ 1 कुलाम, तो हमें कितने समय बाद 1 कुलाम चार्ज प्राप्त होगा। सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है ये, यदि कोई बॉडी पर सेकंड, 1 सेकंड में 10 की शक्ति 9 इलेक्ट्रॉन देती है। सुनो ध्यान से, क्या दिया बेटा, नंबर दे दिया, कितना नंबर, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन देती है ये बॉडी, कितने टाइम में, 1 सेकंड में। देती है का मतलब रिमूव करती है, रिमूव करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब इस बॉडी पर कितना प्लस चार्ज आएगा, 10⁻9 एन का मान गुणा ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, यानी के 1 सेकंड में, 1 सेकंड के बाद इस बॉडी पर जिसने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितना चार्ज पैदा होगा बेटा, प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻10 कुलाम। क्या तुम्हें यह बात समझ में आ गई? यदि कोई बॉडी 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉनों को लूज करती है, दे देती है, तो 1 सेकंड बाद उस पर कितना चार्ज हो जाएगा, कितना चार्ज हो जाएगा बेटा, 8.6 इंटू 10 कोलाम, इतना चार्ज 1 सेकंड के बाद हो जाएगा। ठीक है, 1 सेकंड में इतना चार्ज रिमूव कर देती है, तो 1 कुलाम चार्ज कितने सेकंड में रिमूव करेगी या कितने टाइम में रिमूव करेगी, ये आंसर निकालना है। तो हमें निकालना क्या है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गिव 1 कुलाम चार्ज, 1 कुलाम चार्ज देने में कितना टाइम लेगी। तो बेटा सीधा सीधा आंसर है, इतना कुलाम चार्ज देने में लेती है 1 सेकंड। क्या लिखोगे तुम, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कुलाम चार्ज इज गिवन इन 1 सेकंड। कितने सेकंड में दिया जाता है बेटा, इतना चार्ज दिया जाता है 1 सेकंड में। तो 1 कुलाम चार्ज, इतने कुलाम चार्ज दिया जाता है बेटा 1 सेकंड में, तो 1 कुलाम चार्ज इज गिवन इन, कितने में दिया जाएगा बेटा, 1/1.6 गुणा 10⁻⁻10, यहाँ पे कुलाम आ जाएगा ना, 1 कुलाम चार्ज, तो ये वैल्यू कितने में आ जाएगी, इतने में आ जाएगी। तो आंसर आ गया, ऊपर आ जाएगा सेकंड, तो इतने सेकंड में, तो आंसर आ गया 10/16 गुना 10 की शक्ति 10, ये ऊपर चला गया, 10/16 रह गया, 2 चौके 2 8 16, 2 पंजे 10, आंसर आ गया 5/8, 8 6 48, 0.6। ठीक है, 2 0, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 0.625 गुणा 10 की शक्ति 10 सेकंड, यानी के इतनी सेकंड के बाद ये 1 कुलाम चार्ज दे देगी। अगर मैं इसको दशमलव को हटाऊं तो 10 से गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, 6.25 गुणा 10⁻⁹ सेकंड,
अगर अगर तुम चाहो तो इस आंसर को क्या किस में बना सकते हो, घंटों में बना सकते हो, दिनों में बना सकते हो, सालों में बना सकते हो। तो हाउ मेनी ईयर्स भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी डेज भी पूछा जा सकता है, हाउ मेनी आवर्स भी पूछा जा सकता है। आंसर आ गया बेटा सेकंड में। क्या तुम्हें ये सवाल समझ में आया? ये सवाल समझ में आया बेटा? समझ में आया भी ये सवाल? ठीक है, तो देख लो, कोई डाउट हो तो। सिंपल सा सवाल था बेटा कि इतने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में देती है, तो हमने इतने इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हो गया इतना चार्ज देती है। इतना चार्ज यदि एक सेकंड में देती है तो इतना चार्ज कितने सेकंड में देगी, आंसर आ गया। सीधी सीधी सी बात है ये थी। तो ये मेरे ख्याल से तुम्हें सवाल समझ में आ गया होगा। ये सवाल था क्वांटाइजेशन, क्योंकि इसमें फार्मूला लगा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड मैंने तुम्हें दो तीन न्यूमेरिकल करवा दिए। अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा बेटा वो कूलम्स लॉ के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब वो देखो क्या है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है हमारा कूलम्स लॉ। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला जिस बच्चे को नहीं आता वो ऐसे ही बैठा रहेगा पेपर में, उसको कुछ नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगी बात। फॉर्मूला समझ में आना चाहिए, फॉर्मूला लिखना है। एफ ई, आदत बना लो, सवाल करने का बेसिक रूल होता है, फॉर्मूला लिखो। तो एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज दूसरा चार्ज बटे दोनों चार्जों के बीच की दूरी। ध्यान रखो क्या क्या लिया मैंने, पहला चार्ज दूसरा चार्ज दोनों चार्जों के बीच की दूरी। इसका मान तुम्हें सबको बताया था मैंने, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज तुम्हें पता होनी चाहिए। अब सवाल पे आ जाओ, न्यूमेरिकल उठाता हूं मैं, न्यूमेरिकल देखो। अच्छा, एक मिनट, उससे पहले बीच में एक सवाल और है। इस सवाल को करने से पहले मुझे ये जवाब दो, विच इज बिगर, कौन बड़ा है, एक कूलम चार्ज या चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन? एक कूलम चार्ज ज्यादा बड़ा है या एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ज्यादा बड़ा है? मतलब कंपैरिजन बताओ बेटा। एक चार्ज तो है, तो बेटा एक कूलम चार्ज बड़ा है या इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज? हाँ मैं अभी बता रहा हूं, शाबाश, ठीक है। कितना होगा बेटा? देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है इतना, जबकि एक कूलम ये है, एक कूलम का -19 वाला पार्ट है बेटा। तो ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है तुम्हें कि एक कूलम चार्ज इस चार्ज से बड़ा है। इस बात का जवाब मिल गया। अब देखो बेटा, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या पूछा इसने, हाउ मेनी एलिमेंट्री चार्ज फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितना एलिमेंट्री चार्ज होगा? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आता है। एक कूलम, 2 कूलम, 50 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे बेटा? देखो ध्यान से, इसने पूछा क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर से बताओ, अभी अभी करवाया था मैंने, क्या पूछा बेटा? कोई बताएगा? हाँ शाबाश, एन निकालना है और क्यू दिया है। ये समझ में आ रही है ना तुम्हें ये बात है? तो इसका फॉर्मूला लगा दो, एन बराबर है क्यू बटे ई। क्यू का मान है 1 कूलम, ई का मान है 1.6 इंटू 10⁻19 -19 कूलम। सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आंसर आएगा 6.25 गुना 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन आ गए। तो इसका मतलब एक कूलम बड़ा था, तभी तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ गए उसके अंदर। तो ये सवाल समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट अब कूलम्स लॉ पे करेंगे हम। ये बीच में एक सवाल रह गया था इसीलिए मैंने रिपीट किया है, क्वांटाइजेशन का ही था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ, व्हाट इज द फोर्स? क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स? व्हाट किसके साथ लगाया? एफ के साथ। तो व्हाट इज द फोर्स
फोर्स निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क कर लो, क्या निकालना है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, बिटवीन किसके बेटा? टू स्मॉल चार्ज सफियर्स हैविंग चार्जेस, दो स्मॉल चार्ज सफियर्स, दो स्मॉल चार्ज सफियर्स ए बी मान लो, हैविंग चार्जेस जिनके ऊपर चार्ज दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? क्यू ए 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलम, क्यू बी 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। बेटा सुन लो क्या कहा इसने, दो स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं जिनके ऊपर चार्ज दे रखा है, उनके बीच में कितना फोर्स होगा, एफ निकालना है। सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, उनके बीच की दूरी आर का मान दे दिया 30 सेंटीमीटर। मुझे बताओ क्या कोई ऐसी चीज रह गई जो इस फार्मूले में नहीं दी गई? Q1 है, दे दिया, Q2 दे दिया, R दे दिया, ये वैल्यू हमें पता है तो F निकाल लोगे। बिल्कुल आसान है। कैसे? एफ ई बराबर है, इसका मान कितना लिखेंगे? 9 गुणा 10 की शक्ति 9। Q1 का मान कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻7। Q2 का मान कितना है? 3 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई आर का मान कितना है? बेटा स्टैंडर्ड यूनिट लगानी है, एसआई यूनिट। ये सेंटीमीटर में दे रखा, मीटर बना दो। 30 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.3 मीटर। 0.3 मीटर का मतलब हो गया 3 गुणा 10 की शक्ति 1 माइनस 1 का वर्ग। वर्ग लेना बेटा, तो आंसर आ गया 9। देखो, अच्छा वर्ग का मतलब क्या है? वर्ग का मतलब दो बार लिख देता हूं मैं। देखो क्या गया, 3 3 3 तिया 9 कट गया, माइनस का 1 और माइनस का 1 माइनस का 2, ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। तो पहले देखो 2 तिया 6, गुणा में तो आ गया 6, 10 की पावर प्लस का 9 था, माइनस का 7 था, माइनस का 7 था, प्लस का 2 था। सारे मैंने सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया 6 गुणा में कितना आ गया बेटा? 9 और 2 11, और माइनस के 14, कितना बच गया? माइनस के 3 न्यूटन। आंसर समझ में आ गया? बिल्कुल आसान था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज। पहले स्टेटमेंट सुन लेना, फिर इसको इवेलुएट करना, समझना। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। देखो बेटा 0.2 न्यूटन यानी कि फोर्स दे दिया। पहचान करनी है क्या दिया है। क्या कहा बेटा? दो स्फीयर हैं, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है, ए है बी है। क्या कहा बेटा? इस स्फीयर पर चार्ज है 4 माइक्रोकुलम, 0.4 माइक्रोकुलम। इस स्फीयर पर चार्ज है -0.8 माइक्रोकुलम। ठीक है, और ये कहा है कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो दे दिया इसने 0.2 न्यूटन। समझ में आ गई बात? बेटा अब मुझे ये बताओ, क्या क्या निकालना रह गया इस सवाल में? निकालना क्या रह गया? डिस्टेंस तो ऑटोमेटिकली पता चल रहा है। तो इसने पूछा क्या है, सुन लो, पूछा भी यही है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सारी चीजें दे दी, हमसे पूछ लिया आर का मान निकालो। क्या तुम निकाल सकते हो? निकाल सकते हो बेटा? कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला उठाओ, एफ एफ ई, एफ ई का मान कितना है? 0.2। इसका मान कितना है? 9 इंटू 10⁻⁹। इसका मान कितना है? Q1 0.4। माइक्रो का मतलब क्या होता है? -6।
इसका मान कितना बेटा, -0.8, ठीक है, -6, ठीक है। और उसके बाद क्या रह गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर को ऊपर ले आओ, आर स्क्वायर बराबर है। अच्छा बेटा देखो एक बात और, इसको माइनस को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, तुम्हारा सवाल आना चाहिए। सवाल इसलिए है बेटा ये, क्योंकि माइनस साइन किसके लिए बताया जाता है, डायरेक्शन के लिए। कोलंबियन फोर्स में माइनस साइन प्लस साइन डायरेक्शन के लिए होता है, फोर्स के नेचर के लिए होता है। तो इसीलिए हम यहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, माइनस का कोई मतलब नहीं बनता। तो मैग्नीट्यूड प्लस में ही लिखा जाएगा हमेशा, माइनस में नहीं लोगे, ठीक है। तो इसीलिए आर स्क्वायर का मान क्या आ गया, 9 × 10⁻⁹, 0.4 इंटू 0.8 इंटू 10⁻6 और 6 12 बटे 0.2। कितना आंसर आ गया, 0.2 दूनी 0.4, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, तो 9 गुणा में 1.6 गुणा, ये प्लस के 9 हो गए बेटा, माइनस के 12 हो गए। आंसर आ गया 16 निमा 144, तो 14.4 इंटू 10⁻⁻3। अगर मैं इसको हटा दूं, नीचे आ जाएगा 10, यानी कि माइनस के 4 हो जाएंगे। 144 गुना 10⁻⁻4, इतना समझ में आ गया। तो आर का मान क्या आएगा, इसका वर्गमूल निकाल दो। वर्गमूल 144 गुना 10⁻⁻4। 144 का वर्गमूल कितना होता है बेटा, 12, और -4 का वर्गमूल होता है 10⁻⁻2। आंसर आएगा मीटर में। तो आंसर आ गया तुम्हारा, आर का मान आ गया 0.12 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.12 मीटर, या 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। क्या तुम्हें ये सवाल समझ में आया, समझ में आया बेटा। हाँ, क्या, नहीं नहीं नहीं, एयर और वैक्यूम के लिए तकरीबन तकरीबन मान बराबर लेना है, ठीक है। ये जो वैल्यू है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, ये कंप्लीट वैल्यू जो है, ये एयर और वैक्यूम के लिए एक जैसी लेते हैं, माइनर सा डिफरेंस होता है। वैक्यूम में, जो वैक्यूम है बेटा, वहां पर एग्जैक्टली 1 होती है, और एयर में क्या आएगी, 1.0003, इतना अंतर होता है। बात समझ में आई। तो इसीलिए बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है, इसीलिए हम इसको एक जैसी लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। थोड़ा डिफरेंस तो होता है, ये तेरी बात जायज है कि डिफरेंस होता है, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस डिफरेंस को कंसीडर नहीं किया जाता। समझ में आई, ये समझ में आ गया सवाल। अब मुझे कोई बच्चा ये बताएगा, इस फोर्स का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस फोर्स। क्यों, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होगी। तो फोर्स का नेचर क्या है बेटा, अट्रैक्टिव। कोई मुझे ये बताएगा कि इस इस ए बॉडी ने बी बॉडी पर कितना फोर्स लगाया, ए ने बी पर कितना फोर्स लगाया। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, दोनों बॉडीज के बीच में ये फोर्स है ना। और अब मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, या पहले लेक्चर में भी बताया था, जो ये फोर्स होता है ये न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। जब दोनों बॉडी के बीच में ये फोर्स है, तो ए ने बी पर भी 0.2 न्यूटन फोर्स लगाया, यानी कि एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। बी बॉडी पर ए की वजह से फोर्स है, उसका मान भी 0.2 न्यूटन आएगा। और एफ ए बी, इसका मान भी 0.2 न्यूटन आएगा। सिर्फ अंतर क्या होगा, डायरेक्शन का। ये अट्रैक्शन, अट्रैक्शन का मतलब ए बॉडी बी बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, और बी बॉडी ए बॉडी को अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है। तो ये तो मान हो जाएगा एफ ए बी, ये हो जाएगा एफ बी ए,
मैंने कंप्लीट डायरेक्शन बता दी तुम्हें, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। समझ में आ गया बेटा? अगला देखो फटाफट सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि मुझे ये बताओ, व्हाट इज द रेशियो, या चेक द रेशियो के ई स्क्वायर बाई जे जी एम ई एम पी सिग्निफाई। मुझे ये बताना है तुम्हें कि ये जो रेशियो है ये तुम्हें क्या बताती है, किस बात की जानकारी देती है बेटा ये रेशियो। ध्यान से देखो, हम इस सवाल को करेंगे, कैसे करेंगे देखो। एम ई क्या है? मास ऑन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले आइडेंटिफाई करो क्या हो रहा है। एम ई है बेटा मास ऑन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम पी क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन। यानी कि हमारे पास दो पार्टिकल हैं, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों एक दूसरे से किसी निश्चित दूरी पर रखे हैं, मान लिया। ध्यान से सुनना, एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, दोनों का मास पता है, एम ई है इसका मास, इसका एम पी है। इस पर चार्ज माइनस ई है, इस पर चार्ज प्लस ई है, सारी बातों का तुम्हें पता है। अगर इन दोनों को आर दूरी पर रख दिया जाए तो सबसे पहले मुझे कोई बच्चा ये बताएगा कि इस पर, इन दोनों पर कितने प्रकार के फोर्स लगेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दीज पार्टिकल्स। बताओ बेटा कितने प्रकार के फोर्स लगेंगे। शाबाश बेटा, तो ये दो प्रकार के फोर्स लगेंगे। तो एक तो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किसकी वजह से? ड्यू टू चार्ज, ठीक है। और इसका मान क्या होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का? के के तो ये हो गया क्यू वन का मान ई, क्यू टू का मान माइनस ई। मैंने बताया माइनस को हम इसलिए छोड़ देते हैं, मैग्नीट्यूड में नहीं लेते, सिर्फ इतना पता लग जाता है माइनस ई अट्रैक्शन का फोर्स होगा। समझ में आई बात? तो मैग्नीट्यूड वाइज हम माइनस को छोड़ देंगे। और दूरी कितनी है? आर स्क्वेयर। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अब दूसरा बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जी एम ई एम पी बटे आर स्क्वेयर। तो ये दोनों फार्मूले समझ में आ गए बेटा? अब इन दोनों फार्मूलों की एक बार रेशियो लेके देखो। एफ ई बाई एफ जी क्या आएगा? के ई स्क्वायर बटे जी एम ई एम पी, ये आएगी ना। तो इसका, और यही पूछा है इसने, तो क्या पता चला अब तुम्हें, क्या सिग्निफाई हुआ? चार्ज नहीं बेटा, फोर्स, ठीक है। क्या बताया इसने कि ये रेशियो है किसकी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसके बीच में? एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में। तो इसका फिजिकल मीनिंग समझ में आया? इसका फिजिकल मीनिंग होता है कि यह जो टर्म है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तथा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशो है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, तुम मुझे ये बताओ, क्या ये डायमेंशनल है या डायमेंशनलेस है? क्या ये क्वांटिटी डायमेंशनल है या डायमेंशन, कैसी है बेटा? कैस, कैसे पता चला? हाँ, फोर्स बटे फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस, यूनिटलेस। शाबाश। तो ये बात भी हमें जानकारी में मिल जाती है। तो तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया या नहीं आया? तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जो हमारा
कोलंबियन फोर्सेस के ऊपर हम बना रहे हैं, कर रहे हैं। देखा, अब नेक्स्ट देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज सबको पता है ना? क्या बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? कि जो हमारा टोटल चार्ज है किसी बॉडी पर, वो इंटीजरल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के, ये बताता है ना। यानी कि क्वांटाइजेशन का मतलब इंटीजर वैल्यू से है। इंटीजर का मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में केवल केवल और केवल इंटीजर संख्या में ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे या आएंगे, ये क्वांटाइजेशन का रूल है। अब ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे, क्या क्वांटाइजेशन का नियम लार्ज स्केल बॉडी पर, मैक्रोस्कोपिक बॉडी पर लग सकता है या नहीं लग सकता? इस क्वेश्चन का जवाब दें, कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एट मैक्रोस्कोपिक लेवल? सबसे पहले बेटा तुम्हें ये समझना होगा माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में अंतर क्या होता है। क्या किसी बच्चे को पता है बेटा ये अंतर? किसी बच्चे को पता है तो बताओ मुझे। हाँ, तो देखो बेटा, एक चीज और समझनी है यहां पर, माइक्रो और मैक्रो में कैसे अंतर लगाना है। माइक्रो और मैक्रो में अंतर बता रहा हूं मैं एक बार। माइक्रो में बेटा दो चीजें देखनी है, साइज और नंबर, समझ रहे हो? माइक्रो और मैक्रो में बेसिक अंतर बता रहा हूं बेटा, दिमाग में सेट कर लेना, यही होता है। साइज वेरी स्मॉल, ठीक है, नंबर वेरी स्मॉल, ये बात होती है माइक्रो के बारे में। मैक्रो में क्या होता है, साइज लार्ज, वेरी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, अल्ट्रा लार्ज, कुछ भी बोल दो, लार्ज होगा, ठीक है। तो साइज क्या होगा मैक्रो का, लार्ज होगा। नंबर क्या होगा, नंबर भी लार्ज होगा। ये बेसिक डिफरेंस है, दिमाग में सेट कर लो बेटा कि जो पार्टिकल्स हैं, जब जब पार्टिकल्स का साइज क्या हो, बहुत छोटा हो, उनकी संख्या बहुत कम हो। जैसे हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल लो, कितने पार्टिकल हैं, दो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, साइज भी छोटा संख्या भी कम, तो इसलिए कौन सा लेवल हो गया, वो माइक्रो लेवल हो गया। और यदि हम क्या किसकी बात करें, एक बॉल की बात करें, एक बॉल है, एक चौक है, एक पेन है, तो ये पेन जो है बेटा बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। मान लिया ये हाइड्रोजन का पेन है, तो इसमें हाइड्रोजन के करोड़, पहली बात तो इसका साइज हाइड्रोजन के एटम के साइज से बहुत बड़ा है। साइज ऑफ द बॉडी इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द एलिमेंट्री पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साइज से क्या पता कितने करोड़ गुना बड़ा है। दूसरी बात क्या है कि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। तुम्हें यह बात समझ में आ गई बेटा? जब अब बात आती है, देखो यहां पे, जब संख्या मैक्रो लेवल की बात करें, जब संख्या इतनी ज्यादा है बेटा, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ द क्वांटिटी इज वेरी लार्ज, वी कैन नॉट मेजर दैट क्वांटिटी इंडिपेंडेंटली, सेपरेटली, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम क्वांटिटीज को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं कर सकते, तो ये जो n संख्या है, ये हम जब नहीं बता सकते, तो हमारा जो चार्ज है वो चार्ज क्वांटाइज्ड न होकर कंटिन्यूअस कहलाएगा। कैसा कहलाएगा बेटा? इसका एक और एग्जांपल देता हूं। तुमने है ना एक पानी की टूटी चलाई, पहले थोड़ी सी खोलो, उसमें से एक एक बूंद गिरेगी, गिरती है ना। उस एक एक बूंद को तुम काउंट कर सकते हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, वो तो हो गया क्वांटाइजेशन।
क्वांटाइजेशन ऑफ वाटर ड्रॉप्स। और यदि टूटी को पूरी खोल दोगे तो पूरा पानी आएगा। पानी में भी तो बूंदे ही हैं, लेकिन उन बूंदों की संख्या इतनी ज्यादा है कि तुम उनको काउंट नहीं कर सकते। लार्ज अमाउंट ऑफ स्फेरिकल जो ड्रॉप्स हैं वो आ रही हैं, तो इसीलिए तुम क्या कहोगे, अब पानी की धारा कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर है। क्या तुम्हें ये एग्जांपल समझ में आया? आया बेटा समझ में? लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब इसका, उसके बाद हमारा ये कुलम्स लॉ का टॉपिक खत्म हो जाता है। उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना। बेटा चार चार्ज हैं, इफ फोर चार्जेस, चार चार्ज है बेटा, जो एक स्क्वायर है ए बी सी डी। यदि चार चार्ज हैं क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी, जिनका मान है, क्यू ए का मान है बेटा 2 माइक्रोकुलाम, क्यू बी का मान है -5 माइक्रोकुलाम, क्यू सी का मान है 2 माइक्रोकुलाम और क्यू डी का मान है -5 माइक्रोकुलाम। यदि ये चार्ज किसी स्क्वायर जिसकी साइड, स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती है 10 सेंटीमीटर है, यदि ये चार चार्जेस किसी स्क्वायर के वर्टिसेस पर हैं, शीर्षों पर हैं, तो इन सारे चार्जेस के द्वारा स्क्वायर के सेंटर पर, सेंटर मान लिया ओ, जिस पर 1 माइक्रोकुलाम चार्ज रखा है प्लस का, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, हमें क्या निकालना बेटा, फोर्स एट ओ, ओ पर फोर्स निकालना है। निकालना आ गया? इसके लिए कूलम्ब्स लॉ भी लगेगा और अगला जो टॉपिक मैंने करवाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी लगेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, ओ बिंदु पर लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा। रौनक बता बेटा क्या कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? यानी कि इसको मैं FOA, FOB, FOC प्लस FOD लिख सकता हूं। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ठीक लिख दिया बेटा मैंने? हाँ यही बात कहता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, इस बिंदु पर लगने वाला फोर्स इन सारे फोर्सेस का सम होगा। क्लियर हो गई? ये तो हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली अब तुम्हें इन फोर्सेस की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, फोर्सेस की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। दो बातें हैं बेटा। अब यहां पर हमारे सामने क्वेश्चन है, फॉर्मूला हमें पता था, क्वेश्चन हमारे सामने है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस पता होना चाहिए, डायरेक्शन क्योंकि वेक्टर है ऑफ फोर्सेस पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो चीजें हम निकालेंगे। देखो सबसे पहले देखो रौनक, मुझे ये बता बेटा, ए जो चार्ज है ओ पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन लगाएगा या रिपल्सन लगाएगा? हाँ तो अलोंग द, और ये जो फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स होता है, इसीलिए उस लाइन पर लगेगा जिस लाइन पर दोनों चार्ज हैं। इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन कौन सी है? यानी कि इस डायगोनल पर फोर्स लगेगा, इस तरफ लगेगा या इस तरफ लगेगा? ओ की तरफ, ओ से इस तरफ, ठीक है ना? तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं FOA। क्या मैंने ठीक लिख दिया? और सी वाले का FOC। क्लियर हो गया? इसी प्रकार से बी और डी वाला बताओ। देखो ओ को बी की तरफ खींचेगा FOB, ठीक है?
और डी की तरफ खींचेगा एफ ओ डी। क्या तुम्हें ये लाइन समझ में आ रही है? क्लियर होगी बिल्कुल? चारों फोर्स समझ में आ गए? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, वेक्टर अलजेब्रा लगाएंगे। हमने चारों फोर्सेस की डायरेक्शन बना ली, डायरेक्शन हमें मिल चुकी है। अब बात रहती है मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड बताओ बेटा, मैग्नीट्यूड एफ ओ ए कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए कितना है? 2 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम ओ का मान बटे बीच की दूरी कितनी लूं? दूरी कितनी लूं बेटा? ओ से ए तक का स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर। ठीक है ना? ये दूरी एफ ओ बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी का मान कितना बेटा? -5 माइक्रोकुलाम। 1 माइक्रोकुलाम ओ बी स्क्वायर। इसी प्रकार से ओ सी स्क्वायर ओ डी स्क्वायर लिख लोगे या नहीं लिख लोगे? लिख लोगे ना? अब एक बात ध्यान दो बेटा कि ये ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी बराबर आएंगे या नहीं आएंगे? क्यों? क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। समझ में आती है ये बात? स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को पहली बात तो 90 डिग्री पर काटते हैं, दूसरी बात बेटा वो समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में बांटते हैं। ये बात भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। इसका इसका मतलब इसका स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर 10, ए बी का स्क्वायर देखो पहले, ए सी का स्क्वायर, ए बी सी ट्रायंगल में, ए बी सी ट्रायंगल में ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ठीक है? तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 प्लस 100 इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ए सी का मान आ गया 200 का वर्गमूल, यानी कि 10 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आया बेटा। ए सी तो है बेटा पूरा डायगोनल, और ये डायगोनल सिमिलरली सिमिलरली बीडी भी क्या आ जाएगा? 10 वर्गमूल 2। एसी और बीडी का मान पता चल गया। और अभी अभी मैंने बोला था कि जो डायगोनल्स हैं स्क्वायर के, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर अनुपात में बांटते हैं। इसीलिए ओ ए ओ सी दोनों का मान कितना हो जाएगा? 10 वर्गमूल 2 का बटे 2, यानी कि 5 वर्गमूल 2 का 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ओबी और ओडी का मान भी 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो तुमने क्या सीखा यहां से? तुमने ये सीखा कि ये जो चारों वैल्यू हैं, चारों के चारों मान 5 वर्गमूल 2 सेंटीमीटर आ रहे हैं। मीटर बना दो। मीटर कितना होगा? 10⁻⁻1 नहीं -2 मीटर। क्या कर दिया बेटा मैंने? मीटर बना दिया और कुछ नहीं किया। तो अब ध्यान से देखो, एफ ओ ए इस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड ये आया। ध्यान से देखना बेटा, वैल्यू मैंने निकाल दी है। मैं एक बार दोनों वैल्यूज को और लिख देता हूं। एफ ओ ए का मान पता चल गया, एफ ओ बी का मान पता चल गया, एफ ओ सी का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओ सी का मान आएगा 2 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाई ओ सी का होल स्क्वायर। एफ ओ डी का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -5 माइक्रोकुलाम, 1 माइक्रोकुलाम डिवाइडेड बाई ओ डी का होल स्क्वायर। ये सारे मान बराबर हैं, ये और ये सारे मान बराबर। ध्यान से देखो बेटा, ये वाला मान और ये वाला मान, ये वैल्यू और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड के हिसाब से
बराबर है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर है ना। दूसरी बात क्या चेक करनी है, इन दोनों की डायरेक्शन देखो इक्वल एंड अपोजिट है। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब दो वेक्टर एक ही बिंदु से इक्वल एंड अपोजिट जाते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, एक का प्लस लोगे तो दूसरे का माइनस। यानी कि एफ ओ अगर ये प्लस लिया है तो ये क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ये प्लस लिया है इसी प्रकार से तो ये क्या लेना पड़ेगा, माइनस। तो देखो बेटा मैग्नीट्यूड बराबर होने की वजह से ये चारों फोर्स कट जाएंगे। आंसर क्या आया, टोटल फोर्स 0। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने किया था उससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स थे। आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी नहीं आए हो तो इस चैप्टर को रिवाइज करना, इस लेक्चर को ध्यान से सुनना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ओके बेटा। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। रितु, भावना। ठीक है बेटा, इसको कर लेना। कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।